एनसीईआरटी क्लास 6 का पहला चैप्टर आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आप जानते हैं देश भर में जितने सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई स्टडी मटेरियल है तो वह एनसीईआरटी है। इसकी छोटी शब्दों की जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको छोटे से छोटे शब्दों का मतलब भी आपको पता लग जाता है। तो हम 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी से, और 6 से 12th तक हम कंप्लीट करेंगे। जैसे ही क्लास 6 की एनसीईआरटी हमारी ख़त्म हो जाएगी तो मैं इसके शॉर्ट नोट बनाऊंगा, रिवीजन नोट्स। वो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, जिससे कि आप उसे जल्दी से रिवाइज कर सकें। टेलीग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है नीचे, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज हम देखेंगे इतिहास का अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो 2 मिनट हम देख लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या देखेंगे। तो पहली चीज़, अतीत का पता कैसे लगाएं, लोग कहाँ रहते थे, हमारे देश के नाम यानी कि हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको इसी एनसीईआरटी के इसी चैप्टर में मिलेगा। और ध्यान रखिएगा कि हम साथ ही साथ मैपिंग भी करते हुए चलेंगे, ताकि हमारा कोई भी पॉइंट मिस ना हो। तो आइए चैप्टर 1 की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, क्या, कब, कहाँ और कैसे। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। रसीदा का सवाल, यानी कि जहाँ से एनसीईआरटी स्टार्ट हो रही है, कि जैसे आप और हम बैठे हैं और बातें कर रहे हैं कि इतिहास क्या है, जैसे एक कल्पना कर रहे हैं। तो रसीदा भी एक बच्ची है, वह भी क्लास 6 में पढ़ रही है। उसने अखबार में देखा कि लिखा हुआ था कि 100 साल पहले। तो ऑब्वियस है उसके मन में ये सवाल आएगा कि कोई ये कैसे जान सकता है कि 100 साल पहले क्या हुआ था। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम किसी रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, यह कैसे जाना जा सकता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर जो है, बहुत टाइम पहले हमारे साथ क्या हुआ था, हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ था, उसके जानने के लिए हम स्रोत शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि इतिहास के अतीत को जानने का जो आधार होता है वो इतिहास के स्रोत ही हैं, जिसके अंतर्गत आता है हमारा पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत, अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विद्या, मुद्रा शास्त्र इत्यादि। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि अतीत के बारे में जो स्रोत आपने पढ़ा, जो स्रोत हमने अभी पढ़ा, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, उत्खनन, पुरालेख विद्या इत्यादि, वो अतीत के बारे में क्या बताएंगे। वो अतीत के बारे में यही बताएंगे ना कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। इसके अलावा वो हमको ये जानकारियाँ देंगे कि हम आखेटकों के जीवन के बारे में जान सकते हैं, पशुपालकों के जीवन के बारे में जान सकते हैं, कृषकों के जीवन के बारे में जान सकते हैं। फिर क्या है, शासकों के जीवन की जानकारियाँ ले सकते हैं। फिर क्या है, व्यापारियों के जीवन की जानकारियाँ ले सकते हैं। फिर क्या है, पुरोहितों का जीवन। फिर क्या है, शिल्पकारों का जीवन। फिर क्या है, कलाकारों का जीवन, संगीतकारों का जीवन, या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में हम जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें हम किससे हासिल कर सकते हैं, ये सभी चीज़ें हम स्रोत के माध्यम से हासिल कर सकते हैं ना, कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, ये सभी चीज़ें। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे, या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन के आता है, साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत इतिहास की पुनर्रचना करते समय किन किन बातों पर प्रकाश डालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वो इन्हीं बातों को ध्यान रखेंगे, क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे, आखेटक, पशुपालक, शासक, व्यापारी, इन सभी के जीवन शैली पर, इनके जीवन पर वो ध्यान रखेंगे।
तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर मानचित्र में ढूंढने को कहा गया है। मानचित्र 1 पृष्ठ संख्या 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। क्या? नर्मदा नदी का पता लगाओ। तो आइए एक नज़र मानचित्र भी देख लेते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मध्य भारत में ये जो है, ये एरिया जो है, ये हमारा नर्मदा नदी हो गया। फिर आगे देखते हैं क्या बता रहा है ये। कई लाख वर्ष पहले से ही लोग इसी नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगलों के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे। यहाँ पे एक शब्द जो है आखेट, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये हमें कहीं कहीं घुमा सकता है। इसके पहले हमने पढ़ा आखेटकों के जीवन के बारे में। जो आखेटक होते हैं, आखेटक का मतलब होता है शिकारी। शिकारी मतलब जो खुद शिकार करे, और आखेट का मतलब होता है शिकार। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका संबंध आखेटकों एवं संग्राहकों के समाज से रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा नर्मदा नदी। आइए देख लेते हैं। इस नदी के तट पर रह रहे आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे तथा वे जानवरों का आखेट भी करते थे। नर्मदा नदी के तट पर रहने वाले आरंभिक लोग संग्राहक और आखेटक दोनों समाज से बिलोंग करते थे। तो आइए आगे देखते हैं। अब कहा गया है तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो यहाँ पे कुछ लोगों का कन्फ्यूजन हो रही होगी दिशा में, ये उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, ये क्या है? तो मैं इसको शॉर्ट में समझाने का प्रयास करता हूँ आप लोगों को। देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये हमारा चारों मुख्य दिशाएं हो गई। ये हो गया पूर्व, ये हो गई पश्चिम की दिशा, ये हो गया उत्तर की दिशा, ये हो गई साउथ की यानी कि दक्षिण की दिशा। तो उत्तर और पूरब यानी कि उत्तर और पूरब, इसके बीच का जो भी क्षेत्रफल होता है, जो भी एरिया होता है, वो हमारा आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट में। और सेम नीचे की डायरेक्शन में वेस्ट और साउथ यानी कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में, ये जो 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है, इसके बीच के जो भी क्षेत्रफल आएंगे वो आ जाएगा हमारा साउथ वेस्ट में यानी कि दक्षिण पश्चिम में। सेम यहाँ भी यही होगा। उत्तर से लेकर यानी उत्तर से लेके पश्चिम की दिशा के बीच में, या फिर पश्चिम से उत्तर के बीच में, उत्तर से पश्चिम बोलो या फिर पश्चिम से उत्तर बोलो, इन दोनों दिशाओं के बीच का जो भी एरिया पड़ेगा, जैसे सुलेमान, सतलुज, मतलब ये सब, यमुना, ये सब जो भी पढ़ रहे हैं ये सब आपके आ जाएंगे नॉर्थ वेस्ट में यानी कि उत्तर पश्चिम में। ठीक नीचे की डायरेक्शन में वही होगा, साउथ से और ईस्ट तक, दक्षिण से लेके दक्षिण से पूर्व तक, या फिर पूर्व की दिशा से दक्षिण की दिशा के बीच में। इन दोनों के बीच में जो भी हमारा क्षेत्रफल पड़ेगा, जो भी हमारे एरियाज़ पड़ेंगे, वो आएंगे साउथ ईस्ट में। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कहा गया है तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। तो आइए देखते हैं। उत्तर पश्चिम हमारा ये हो जाएगा उत्तर, अभी हमने बताया ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया। नॉर्थ और वेस्ट के बीच का जो हमारा डायरेक्शन हो गया वो आ गया उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पे उसने कहा है कि सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए। तो ये हमारी सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ हो गई। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। यानी कि सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियों के कुछ
कुछ इलाके क्षेत्र थे जहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूँ तथा जौ जैसी फसलें उपजाई गईं। उन्होंने भेड़ बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया और ये लोग गांव में रहते थे। यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है कि निम्नलिखित में से गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया गया। तो आपके सामने ऑप्शन आएगा 6000 वर्ष पूर्व, 7000 वर्ष पूर्व, 8000 वर्ष पूर्व, ऑप्शन डी 2500 वर्ष पूर्व, यानी कि सैंधव काल वाला समय। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 8000 वर्ष पूर्व। तो आइए देखते हैं फिर क्या कहा गया है। उत्तर पूर्व में गारो, आप देख पा रहे हैं, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वे विंध्य के उत्तर में स्थित है, यानी कि जहाँ पर सबसे पहले चावल उपजाया गया वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। तो आइए हम मैप में देखते हैं। ये हमारा हो गया उत्तर पूर्व का एरिया, यहाँ पे आपको दिख रही होगी गारो की पहाड़ियाँ। और जब हम मध्य भारत में आते हैं तो यहाँ पे दिख जाता है हमको विंध्य की पहाड़ियाँ। तो उसमें कहा गया है ना कि विंध्य की पहाड़ियों के उत्तर की दिशा में, यानी कि ये वाला एरिया जो हो गया हमारा, ये जो है इधर पे मतलब सबसे पहले चावल उपजाया गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारा बन के तैयार हो जाता है कि सबसे पहले चावल कहाँ उपजाया गया। तो आपने ध्यान दिया कि सबसे पहले चावल विंध्य के उत्तर में उपजाया गया। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो मैप की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ मैपिंग हमको कठिन लगने लगेगी। इसी मैप के साथ हम स्थलों को पहचानना भी शुरू कर देंगे, जिससे कि हमारी तैयारी अच्छी हो सके। तो आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये हो गया हमारा वेस्ट। अगर हम उत्तर पश्चिम से स्टार्ट करें तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले आता है झेलम नदी, फिर आती है चेनाब नदी, फिर आती है रावी नदी, फिर इसके बाद आता है हमारा ब्यास नदी, फिर आती है सतलुज नदी, और ये हो गई सिंधु नदी। ये मुख्य नदी हो गई तथा ये सभी इनकी सहायक नदियाँ हो जाती हैं। ये हमारा हो गया थार राजस्थान का। इसके बाद ये हो गई हमारी यमुना नदी, ये हो गई गंगा नदी जो यहाँ से निकल के आ रही है, ये हो गया हमारा चंबल का एरिया। और आप देख रहे होंगे कि ये हो गई सोन नदी। विंध्य की पहाड़ियों से ये हमारा हो गया नर्मदा नदी। फिर इसके बाद ये हमारी हो जाती है सतपुड़ा, सतपुड़ा के बाद ताप्ती। फिर हम आ जाते हैं दक्षिण भारत की तरफ, उड़ीसा साइड, ये हो गई हमारी महानदी। फिर महानदी के बाद हम आ जाते हैं आंध्रा की तरफ, ये हो गई गोदावरी। गोदावरी के बाद ये हो गया दक्कन का एरिया। गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद तुंगभद्रा, तुंगभद्रा के बाद पेन्नार, पेन्नार के बाद कावेरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक तरफ है पूर्वी घाट, इस साइड जो है ये हो गया हमारा पूर्वी घाट, यहाँ पे लिखा भी है। और ये हो गया हमारा पश्चिमी घाट, ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद देखिए, ये आपसे कह रहा है कि मानचित्र पर सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। अभी हमने ये चीज़ आपको बताया कि सिंधु तथा उनकी सहायक नदियों के बारे में। आइए एक नज़र फिर से देख लेते हैं। ये हो गई हमारी सिंधु नदी, आप देख रहे हैं। ये हो गई इसकी सहायक नदी झेलम, ये हो गई रावी चेनाब, ये उसके नीचे रावी, ये हो गई सतलुज नदी, ये हो गई ब्यास नदी। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी से मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है कि आरंभिक नगर निम्नलिखित में से
किस नदी या नदियों के संगम पर विकसित हुए? तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा सिंध तथा इसकी सहायक नदियों पर। आइए आगे देखते हैं। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। तो अब ये डेट याद रखिएगा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे 2500 वर्ष पूर्व में नगरों का विकास हुआ, जबकि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे 4700 वर्ष पूर्व ही कुछ आरंभिक नगर फल फूल चुके थे। यानी कि गंगा के किनारे नगरों के विकास होने से पहले ही 47 वर्ष पूर्व ही सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फल फूल चुके थे। तो सभ्यता का केंद्र भी रही है सिंधु व उनकी सहायक नदियाँ। फिर इसके बाद देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण, गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्य की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन के आता है हमारा कि मगध जो है, मगध साम्राज्य जो है वो महाजनपदों में श्रेष्ठ क्यों बना? एक्चुअली मगध जो था वो गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के किनारे थी। मगध महाजनपद में श्रेष्ठ इसलिए बना क्योंकि गंगा और उसकी आसपास की कई नदियों के साथ एक जल दुर्ग की स्थिति में था। मगध का जो साम्राज्य था वो एक जल दुर्ग की स्थिति में था, जिसे पार कर पाना बहुत ही कठिन या फिर मुश्किल बोल सकते था। यानी कि जिसे जीत पाना उस समय संभव नहीं था। यह भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, ध्यान रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तानों, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। जाहिर सी बात है कि आप ही सोचिए, यदि हम यात्रा पर निकले हों, पैदल हों या फिर रथ से हों, कैसे भी हों, और उसमें हमें पहाड़ियों का सामना करना पड़े, रेगिस्तान को पार करना पड़े, जहाँ लंबे रास्ते में रेत ही रेत है, तो यात्रा कितनी कठिन और जोखिम भरी हो जाएगी। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा पड़ जाना, बाढ़ आ जाना इत्यादि। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थी। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोज की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों ने एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिला। आइए आगे देखते हैं, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं। एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार कर पाना आसान नहीं था, किंतु जिन्होंने ऐसा चाहा वो ऐसा कर सके। अभी हमने ऊपर देखा कि यात्राएं कठिनाई भरी जरूर होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। वे पर्वतों की ऊंचाइयों को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं आकर बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे से विचारों को अपनाते रहे।
अभी आपके साथ भी ये चीज़ हुआ होगा कि आपने भी कभी ये चीज़ की है कि आप अपने किसी फ्रेंड के यहाँ जाते हो, उसके यहाँ की कोई डिश आपको अच्छी लगती है और आप उनसे पूछते हो कि भाई आपने ये कैसे बनाया, मतलब कैसे तैयार हुआ, ये बहुत ही अच्छा है। तो आज भी यही करते हैं लोग, लोगों से मिल कर के अपने विचारों को आदान प्रदान करके हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। देश के नाम। अब आता है हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। आइए ज़रा इस पर फोकस करते हैं। यहाँ कहा गया है, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया नाम किसने दिया। तो हमारे देश का नाम इंडिया ईरानियों और यूनानियों के द्वारा दिया गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। भारत में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी कि ये जो भारत है ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था। ये फिर बाद में हमारे मतलब देश के लिए ये भारत शब्द यूज किया जाने लगा। तो आइए आगे चलते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। आई थिंक इतना तो सबका क्लियर हो गया होगा कि इसे पांडुलिपि क्यों कहते थे। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे मिलते हैं। इसका मतलब है जो पांडुलिपियाँ होती हैं ये हाथ से लिखी गई होती हैं और इनको प्रायः ताड़ के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उन पर लिखा जाता है। यहाँ पर अब आता है हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। आइए ज़रा इस पर फोकस करते हैं। यहाँ कहा गया है, अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया नाम किसने दिया। तो हमारे देश का नाम इंडिया ईरानियों और यूनानियों के द्वारा दिया गया। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। भारत में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा, यानी कि ये जो भारत है ये उत्तर पश्चिम में रहने वाले एक समूह के लिए किया जाता था। ये फिर बाद में हमारे मतलब देश के लिए ये भारत शब्द यूज किया जाने लगा। तो आइए आगे चलते हैं। अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती है। आई थिंक इतना तो सबका क्लियर हो गया होगा कि इसे पांडुलिपि क्यों कहते थे।
अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मेनू से बना है, जिसका अर्थ होता है हाथ। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखे मिलते हैं। इसका मतलब है जो पांडुलिपियाँ होती हैं ये हाथ से लिखी गई होती हैं और इनको प्रायः ताड़ के वृक्ष के जो पत्ते होते हैं उन पर लिखा जाता है। यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बन के तैयार होता है जो हम आगे देखेंगे। अभी हम यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है जो हम अभी आगे देखेंगे। तब तक के लिए यहाँ एक नोटिस दिया गया है, इसको देख लेते हैं। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। आइए देखते हैं। ये हो गया हमारा पांडुलिपि जो ताड़ के पत्तों से बनाया गया है, इसे भोजपत्र भी कहते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि प्राचीन काल में भोजपत्र क्या होते थे। शब्दावलियाँ आती हैं ना कि एक ही शब्द के जो होते हैं कई सारे उच्चारण करने के कई तरीके होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पांडुलिपियाँ। प्राचीन काल में भोजपत्र पांडुलिपि होते थे। आइए आगे देखते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय का चर्चा मिलती है। यानी कि ये जो पांडुलिपियां बनी होती हैं इनमें यही सभी चीज़ें बताई जाती हैं, औषधियों के बारे में, राजाओं के जीवन के बारे में, पुस्तकों व धार्मिक मान्यताओं के बारे में। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे, यानी कि उस समय में जो प्राकृतिक भाषा होती थी प्राचीन समय में वो आम बोलचाल की भाषा थी। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं अभिलेख। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजय का लेखा जोखा रखते थे। ये हमारे सामने एक स्क्रीन पे ये एक अभिलेख है। आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। ये जो अभिलेख है यह लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान में अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखाया गया था। इस शासक के विषय में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं, यानी कि कहीं पर भी जो कुछ भी लिखते हैं तो वे एक प्रकार की एक लिपि का एक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। आप यहाँ इस अभिलेख में देख पा रहे होंगे
कि दो भिन्न भिन्न लिपि का प्रयोग करके इस पर उत्कीर्ण करवाया गया है, यानी कि इन पर दो भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसे वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातात्विद कहलाता था। पुरातात्विद अर्थात पुरातत्व के विद्वान, यानी जो खुदाई वगैरह करके इतिहास के बारे में जानकारी लेते हैं। पुरातात्विद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों के प्राप्त के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते थे। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातात्विद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पति के अवशेष बहुत कम ही बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। तो आइए, यहाँ एक चित्र दिया गया था, इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमारे बाएं साइड एक मटका दिख रहा है जिसे पात्र कहते हैं। एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था, यानी कि ये जो दिख रहा है इसका प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। फिर दाएं साइड हमको दिख रही होगी, ये चांदी के जो हैं ये मुहरे हैं, ये एक सिक्के हैं। यह एक पुराना चांदी का सिक्का है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह कितना भिन्न है। तो आइए आगे देखते हैं। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो हमारे बीते हुए अतीत का अध्ययन करते हैं उन्हें इतिहास कहते हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातात्विद उन जासूसों की तरह काम करते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि ये जो हमारे इतिहासकार और पुरातात्विद हैं वो एक डिटेक्टिव की तरह काम करते हैं, जो स्रोत को अपना आधार बना के, स्रोत को अपना सुराग बना के अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं अतीत एक या अनेक। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, या इस जो पुस्तक का यह जो शीर्षक है हमारे अतीत जो यहाँ पर दिया गया है, ये पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति पे नहीं कहा गया है। ये जो अतीत शब्द का प्रयोग जो है ये बहुवचन के रूप में किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। यानी कि आज भी अंडमान द्वीप के जो लोग हैं, अंडमान द्वीप के अधिकांशतः लोग अपना भोजन मछलियों पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं।
इस तरह के भेद अतीत में ही विद्यमान थे। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आज ये जो हमको कमियां देखने को मिलती है कि शहर में कभी कभी होता है ना, खाद्य आपूर्ति हो जाती है तो लोग किसी दूसरे पे डिपेंड हो जाते थे। तो इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त यह अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। शासक जो होते थे, जो राजा महाराजा होते थे, वो अपने विजय का लेखा जोखा रखते थे। ये एक अतिरिक्त, ये एक अन्य प्रकार का भेद था। यही कारण है कि हम उन शासकों के द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जान सकते हैं। जबकि जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्वों की सहायता से हम इनके जीवन में जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। यानी कि उस टाइम के जो शासक होते थे वो लेखा जोखा रखते थे, तो उनके बारे में जानना बहुत ही आसान था हमारे लिए। बट ये जो मछुआरे हैं, संग्राहक हैं, कृषक हैं, पशुपालक हैं, इनके पास उतना पैसा नहीं हो पाता था, या फिर हो सकता है शायद उनकी नियम हो कि वही इन चीज़ों को उत्कीर्ण करवाएं। तो इन लोगों के पास कोई खास उत्कीर्ण की कोई लिखावट नहीं थी। तो पुरातत्व की सहायता से हमें इनके जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिलता, हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। तो आइए नेक्स्ट हम देखते हैं तिथियों का मतलब। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई वर्ष बताओगे। वर्ष का यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। यानी कि यदि मैं पूछूं हमारा जो कैलेंडर है वह कितने वर्ष पुराना है, तो आप यही बोलोगे ना कि 2022 चल रहा है। यानी कि आज 2022 चल रहा है, तो आज का जो वर्ष है वह ईसा मसीह के जन्म के 2022 वर्ष के बाद का है। अतः 2000 वर्ष कहने का यह तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद के है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व यानी कि ईसा के पहले के रूप में जानी जाती है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां जो हैं वो ईसवी पूर्व के रूप में जानी जाती हैं, जिसका मतलब होता है ईसा के पहले। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हैं। वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है इस पुस्तक से हम 2000 को अपना प्रारंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। यह है इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी, जिसे हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, इसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के पहले। आई थिंक ये सभी चीज़ें हम पहले ही बता चुके हैं, तो कुछ खास है नहीं और कुछ भी आपको जानने की ज़रूरत है नहीं। तो बस यही सारी बातें थी चैप्टर 1 में, और कुछ भी खास नहीं है। ये सब मिस्र की कहानियाँ हैं। ये मतलब मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नामक एक कहानी है, तो ये भी आपको बिल्कुल नहीं जानना है। और अब हम आते हैं प्रैक्टिस पर, यानी कि एनसीईआरटी के प्रश्नों का अभ्यास। तो यहाँ पे हम देखते हैं, निम्नलिखित का सुमेल करो। एग्जाम में ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ना कि किसका किससे सुमेल है, सुमेलित करो। और इसे आप करेंगे क्योंकि अभ्यास आपको करना है। तो यहाँ पे ध्यान देना है, नर्मदा घाटी में सबसे पहले क्या हुआ, मगध में सबसे पहले क्या हुआ, गारो की पहाड़ियों में सबसे पहले क्या हुआ, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का सबसे पहले क्या हुआ, गंगा घाटी में सबसे पहले क्या हुआ। तो ये सब आप करेंगे, यानी कि ये आपका होमवर्क है।
इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे रिवीजन, कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। कृषि का आरंभ कब हुआ? 8000 वर्ष पूर्व। और नेक्स्ट है हमारा सिंध सभ्यता के प्रथम नगर। अभी हमने इसके पहले पढ़ा कि सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले 4700 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य। इसका कहने का मतलब ये है कि गंगा घाटी का जो राज्य सबसे बड़ा राज्य है मगध, वो 2500 वर्ष पूर्व हुआ। वर्तमान अभी हमने इसके वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व। अभी हमने पढ़ा कि तिथियों के मतलब में अभी हमने पढ़ा कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद ईसा के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा के पहले के रूप में मानी जाती हैं। तो हमारा तिथि का जो बिंदु है वो ईसा मसीह के जन्म से लिया जाता है। तो वर्तमान हमारा 2000 वर्ष पूर्व है। होप वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। तो हम जल्द ही दूसरा चैप्टर भी अपलोड करेंगे, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।